नमस्कार दोस्तों, हम गांधी जी पढ़ रहे हैं और गांधी जी को हम आज आगे शुरू कर रहे हैं। उससे पहले कल जो हमने जलियांवाला हत्याकांड पढ़ा था, उसमें बाद में जो ब्रिटिश कमेटी बनी थी, हंटर समिति, उसी समय हमने तहकीकात समिति भी समझी थी। वहाँ पे मैंने बताया था कि दो अध्यक्ष रहे, पहले मदन मोहन मालवीय रहे और उसके बाद में मोतीलाल नेहरू रहे। वहाँ शायद मेरे समझाने में कोई भूल हुई या आपके शायद ठीक से आप समझ नहीं पाए, उसको मैं थोड़ा वापस क्लियर करता हूँ। देखिए, पहले थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और बाद में बने मोतीलाल नेहरू। तो बस हुआ यूँ था कि जब कमेटी की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1919 के अंदर नवंबर का महीना था। तो उस समय जब स्थापना हुई, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो मदन मोहन मालवीय थे, क्योंकि 1918 के दिसंबर का जो अध्यक्ष है वो आपके 1919 के दिसंबर तक अध्यक्ष बना रहेगा। तो 1918 के दिसंबर में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने और 1919 दिसंबर तक मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष रहेंगे और 1919 दिसंबर में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बन जाएंगे। तो चूँकि 1919 का जो अधिवेशन होना था उससे 2 महीने पहले एक कमेटी गठित हुई थी, एक 2 महीने पहले ही। तो मदन मोहन मालवीय उस समय अपने आप ही पदेन अध्यक्ष हो गए। कांग्रेस का अध्यक्ष ही कमेटी का अध्यक्ष होता था, तो वो पदेन अध्यक्ष हो गए। लेकिन जैसे ही दिसंबर 1919 का सेशन शुरू हुआ तो उस समय आपके मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बन गए, ठीक है। तो जैसे ही मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने तो दिसंबर 1919 के बाद से उस कमेटी का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू रहा, ठीक है। तो अब आपको होप कि क्लियर हो गया होगा। तो जैसे मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो वो पदेन अध्यक्ष हो गए तहकीकात समिति की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष रहे, और बातें मैंने वो सब सही बताई थी, शायद समझा या नहीं था तो अभी समझा देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज 1919 से 1947 के बीच। हमने गांधी जी का कल का जो था वीडियो लेक्चर था जिसमें रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा को स्थगित किया जाना, ये सारी घटनाएं देख ली थी। आज हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन के ऊपर। तो पहले खिलाफत आंदोलन के बारे में हम ये समझने वाले हैं कि हम क्या समझने वाले हैं आज, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन में सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और उसके बाद में हम समझेंगे कि इस आंदोलन के एक प्रकार से उद्देश्य क्या थे, और फिर हम समझेंगे आंदोलन की प्रगति, ठीक है, और लास्ट में आंदोलन का अवसान, आंदोलन समाप्त कैसे हुआ, ये देखेंगे। तो 4 आयामों पर हम इसके बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पृष्ठभूमि के ऊपर। देखिए विद्यार्थियों, मुसलमानों का जो धर्म गुरु होता है वो खलीफा कहलाता है। तो उस समय स्थितियाँ ये थी, मध्यकाल में जो तुर्की का खलीफा था, वो तुर्की का खलीफा जो था वो आपके मैप देख लीजिए आप, तुर्की में ओटोमन साम्राज्य था। कौन सा? ओटोमन साम्राज्य। ये ओटोमन साम्राज्य था तुर्की में, ठीक है। ओटोमन साम्राज्य था तुर्की के अंदर, और आप देख पा रहे होंगे कि यह पूरे इस क्षेत्र में फैला हुआ था पहले, बाद में इतना रहा था ये पूरा ओटोमन साम्राज्य था, ठीक है। और ओटोमन साम्राज्य का जो मुख्यालय था वो था तुर्की में, और तुर्की के अंदर इनका इस्लाम जगत का जो धार्मिक गुरु था, जो तुर्की का राजनीतिक अधिकारी था, यूँ कहिए कि जो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राजा होते हैं, तो तुर्की का जो राजनीतिक अधिकारी मतलब जो सबसे बड़ा राजनीतिक पद था वो था राजा। तो तुर्की का जो राजा था वही राजा आपके इस्लाम जगत का खलीफा भी कहलाता था, ठीक है। तो खलीफा के पास में राजा का पद भी था और धर्म गुरु का पद भी था। तो पूरा इस्लाम जगत, चाहे भारत का इस्लाम मुसलमान हो, चाहे अफ्रीका का मुसलमान हो, चाहे वो आपके दुनिया के किसी भी कोने का मुसलमान हो, खलीफा को अपना धर्म गुरु मानता है, ठीक है। वो खलीफा आपके तुर्की का राजनीतिक प्रधान भी था। तो खलीफा आप यूँ कहिए कि राजनीतिक रूप से भी सर्वोच्च था और धार्मिक रूप से भी सर्वोच्च था, और इसकी मुख्यालय था वो था तुर्की के अंदर, ठीक है।
ये कई सालों से सिस्टम चला आ रहा था, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा भी है। तो ओटोमन साम्राज्य, ये पूरा ओटोमन साम्राज्य था और इसका जो मुखिया था वो तुर्की का राजा होता था, और तुर्की के राजा के पास में राजनीतिक पावर भी थे और धार्मिक पावर भी थी, और इसलिए इसको खलीफा कहलाता था। और खलीफा जो है, ये खलीफा आपकी यूँ कहिए कि इसकी जो भी पूरा क्षेत्र जो इसके अधीन था उसे खलीफा को हम खिलाफत बोलते हैं। ठीक है, पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? खिलाफत बोलते हैं। तो खलीफा का क्षेत्र खिलाफत कहलाता है। तो इस्लाम जगत के जितने भी अनुयायी हैं, मुस्लिम जितने भी हैं, मुसलमान जितने भी हैं, वो खलीफा को अपना सर्वोच्च धार्मिक गुरु मानते थे पहले। अब हुआ क्या था? ये बातें चली आ रही थी 1914 तक। अब इस समय वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुआ, विश्व युद्ध। इसमें 2 खेमे थे, आपको अच्छे से पता है। एक वर्ग मित्र राष्ट्रों का था जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, है ना, ये देश थे। दूसरा जो भाग था वो था धुरी राष्ट्रों का, जिसमें जर्मनी, इटली, है ना, ये देश थे। तो इन दोनों के बीच में जब युद्ध चला तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड ने दुनिया के सभी हिस्सों में अपना समर्थन लेने के लिए, स्पेशली भारत का, तो मुसलमानों का समर्थन लेने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि युद्ध के बाद में हम खलीफा के साथ में, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के साथ में था तुर्की, जो खलीफा लड़ रहा था ये आपके जर्मनी के साथ में था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में दुविधा ये हुई कि दुनिया के जो मुसलमान थे, अब जैसे भारत के मुसलमान मान लो, अब भारत के मुसलमान अगर खलीफा का साथ दे तो इंग्लैंड के विरोधी हो जाते हैं, अगर इंग्लैंड का साथ दे तो वो धार्मिक गुरु के विरोधी हो जाते हैं। दोनों स्थितियाँ ठीक नहीं बैठ रही थी। तो भारतीय मुसलमानों ने और दुनिया के मुसलमानों ने इंग्लैंड से ये मांग रखी कि हम आपका साथ तो दे देंगे, लेकिन आप जो है युद्ध के उपरांत हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करोगे। मतलब ये हुआ कि हमारे खलीफा के साथ किसी भी प्रकार का ऐसा कोई नीति संधि नहीं बनाओगे जिससे कि मुसलमानों के सेंटिमेंट हर्ट हो या मुसलमानों को कोई नुकसान हो। तो उस पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि आप मुसलमान हमारा साथ दो और युद्ध के बाद में आपका जो खलीफा है, जो कि हमारे खिलाफ लड़ रहा है, इसके खिलाफ हम कोई भी ऐसा कुछ भी नीति या ट्रीटी वगैरह, संधि वगैरह नहीं करेंगे जिससे कि मुसलमानों को कोई लॉस हो जाए। तो इस भरोसे पर कहते हैं कि बाकी दुनिया की जगत के जो मुसलमान थे खिलाफत के अलावा, उन्होंने ब्रिटेन का एक टाइप से सपोर्ट किया था विश्व युद्ध के अंदर। 1918 में विश्व युद्ध खत्म होने को आया, और जब विश्व युद्ध खत्म होने को आया तो तुर्की पराजित हुआ, क्योंकि जर्मनी के नेतृत्व में केंद्रीय शक्तियाँ सारी पराजित हुई। तो जब केंद्रीय शक्तियाँ पराजित हुई तो केंद्रीय शक्तियों के साथ में वर्साय के महल में विभिन्न संधियाँ, अपमानजनक संधियाँ शुरू हो गई थी। जर्मनी के साथ में वर्साय की संधि करी, ऑस्ट्रिया के साथ में संधि हुई सेंट जर्मन की, बुल्गारिया के साथ में न्यू वैली की संधि की गई, तुर्की के साथ में सेवरी की संधि प्रस्तावित थी, हुई नहीं थी। लेकिन युद्ध के बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के जो स्टेटमेंट आए थे लॉर्ड जॉर्ज के, उससे ये लग रहा था कि खलीफा की खिलाफत जाने वाली है। तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था और अब तुर्की पराजित हो गया, क्योंकि पूरा केंद्रीय शक्तियाँ सारी हार गई, 5 देश हार गए। बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, ये सारे देश हार गए। तो ऐसी स्थिति में अब मुसलमानों ने वापस ब्रिटिश सरकार को याद करवाया कि आपने हमारा समर्थन इस बेस पे लिया था कि हम तुर्की के साथ कोई गलत नीति नहीं करेंगे, हमारी खिलाफत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लॉर्ड जॉर्ज ने मना कर दिया कि हम तो है वो तुर्की का जो मेन मूलभूत इलाका है उसको छोड़ के बाकी सारे क्षेत्र खलीफा से छीन लेंगे। इस प्रकार वर्ल्ड वार के बाद खिलाफत संकट में आ गई, और जब खिलाफत संकट में आई तो दुनिया भर के मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन इसलिए कहलाता था कि इसको खिलाफत को बचाना था। खिलाफत उस भूमि को कहा जाता है जो खलीफा के अधीन होती है। खलीफा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मुसलमानों का धर्म गुरु होता है। तो खिलाफत को बचाने के लिए प्योर शुद्ध रूप से जो धार्मिक मोमेंट हुआ था उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अब बात ये आती है, आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा
कि सर जब धार्मिक आंदोलन था जिसका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, जिसका भारत के मुसलमानों से भी कोई संबंध नहीं था, जिसका सीधे तौर पे भारत से कोई मतलब नहीं था, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने सपोर्ट किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को उस अवसर के रूप में देखा कि हिंदू और मुसलमान एक हो सकते हैं। अगर हम खिलाफत का सपोर्ट करेंगे मुसलमानों का, तो मुसलमान हमारा समर्थन करेंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे और एक होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये टारगेट था, ये उद्देश्य था गांधी जी का। इस वजह से हिंदुओं ने अर्थात कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को कंप्लीटली सपोर्ट किया और इसी खिलाफत आंदोलन का परिणाम के रूप में असहयोग आंदोलन को देखा जाता है। असहयोग आंदोलन के जब कारण पढ़ेंगे हम, तो उसमें यह भी आएगा कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन से भी, अंग्रेज़ों की नीति से भी नाराज़ थे। तो खिलाफत आंदोलन एक प्रकार से पूर्व पीठिका थी असहयोग आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन में को भारत की राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया था गांधी जी ने मुसलमानों का समर्थन लेने के लिए, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। बाकी खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा अपनी खिलाफत को बचाने के उद्देश्य से यह आंदोलन किया गया था। इसका भारत की राष्ट्रीय आंदोलन से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन गांधी जी ने मुसलमानों का समर्थन लेने और राष्ट्रीय आंदोलन को और मजबूत करने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था और इवन सभी से अपील की थी कि खिलाफत में सब हिंदू जो है वो आपके अपना समर्थन दें। तो इस वजह से खिलाफत आंदोलन हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब बात ये आती है, तो अब आप समझ गए होंगे ओटोमन साम्राज्य, तुर्की, खलीफा, एक पूरी खिलाफत थी। 1914 से पहले ये आप जो देख रहे हो ये पूरी 1914 से पहले की खिलाफत है, ठीक है। 1914 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ये सारा क्षेत्र बच गया था, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे 1920 में यह आंदोलन शुरू होता है और 22 तक यह आंदोलन रहेगा। अब 20-21 में यह आंदोलन चला, गांधी जी ने इसको असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। खिलाफत के हथियार के रूप में असहयोग का उपयोग किया गया, खिलाफत के एक उपकरण के रूप में असहयोग का उपयोग किया गया। लेकिन तुर्की के अंदर मुस्तफ़ा कमाल पाशा नामक व्यक्ति आया और उसने क्या किया, उसने तुर्की में रिपब्लिक, गणतंत्र स्थापित करके राजतंत्र को ही ख़त्म कर दिया और खलीफा से सारे पावर ले लिए और खलीफा को नाम मात्र का नियुक्त कर दिया और उसके साथ ही खिलाफत आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि खिलाफत ही ख़त्म हो गई। अंग्रेज़ों ने नहीं की बल्कि तुर्की के व्यक्ति ने कर दी और उसके बाद वापस कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए। मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के बाद कांग्रेस से अपना रिश्ता वापस तोड़ दिया और फिर आगे क्या हुआ वो बाद में देखेंगे। तो खिलाफत आंदोलन क्या था वो मैंने आपको बता दिया। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत को या खलीफा की जो भूमि होती थी, जो क्षेत्र होता था, उसे हम खिलाफत बोलते हैं। उसको बचाने के लिए दुनिया भर के मुसलमानों ने, विशेषकर भारत के मुसलमानों ने जो भारत में आंदोलन किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उसे हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सारी बातें हम है वो समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि इसकी। पृष्ठभूमि में हम क्या देखने वाले हैं? पृष्ठभूमि के अंदर हम समझने वाले हैं इसके कारण वगैरह सारी चीज़ें। प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों का समर्थन लेने के उद्देश्य से ठीक है, उद्देश्य से मित्र राष्ट्रों जिसमें आपके
ब्रिटेन आ जाएगा, मैं कोष्टक में डाल रहा हूँ यहाँ पे ब्रिटेन। बाद में अमेरिका भी ज्वाइन कर लिया, फ्रांस भी आ गया, बहुत सारे देश। मित्र राष्ट्र ने वादा किया था कि युद्धोपरांत खिलाफत क्या हुई? खलीफा का शासित क्षेत्र के अधीन क्षेत्र खिलाफत को कोई नुकसान नहीं किया जाएगा, कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो युद्धोपरांत खिलाफत अर्थात खलीफा का जो अधीन क्षेत्र था, इसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो खिलाफत के अधीन जो क्षेत्र था वो मेनली जजीरत अल अरब क्षेत्र था। जजीरुल अरब क्षेत्र, जिसमें आपके सीरिया आ जाता था, फिलिस्तीन आ जाता था, अरब के क्षेत्र आ जाते थे। ठीक है, इराक आ जाता था, इराक क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, तो देखिए विश्व युद्ध में मुसलमानों के समर्थन लेने के उद्देश्य से मित्र राष्ट्रों में मतलब ब्रिटेन वगैरह ने वादा किया था कि युद्धोपरांत, किससे वादा किया था? मुसलमानों से। युद्धोपरांत खिलाफत मतलब ये पूरी खिलाफत थी, खलीफा के अधीन जो क्षेत्र थे को कोई नुकसान नहीं किया जाएगा, ये वादा किया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? मगर युद्ध खत्म होते ही मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्र कह दो आप, प्लीज इसको केंद्रीय शक्तियां कह दो, एक ही बात है। धुरी का मतलब केंद्र, इसको आप सेंट्रल फोर्सेस भी बोल सकते हो। ठीक है, और जो मित्र राष्ट्र इसको एलाइड फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, तुर्की, और ये खलीफा कहाँ का था? तुर्की का ही था। तुर्की, इसके साथ साथ में आपकी बुल्गारिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे आपके इसमें मित्र राष्ट्रों हैं, क्या धुरी राष्ट्रों हैं। तो मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों के साथ में कठोर संधियां करने का निर्णय लिया, ताकि भविष्य में भी कभी वापस ऐसी स्थिति न बने युद्ध जैसी। तो कठोर से कठोर संधि करने का निर्णय लिया, किसने? मित्र राष्ट्रों ने। किसके खिलाफ? धुरी राष्ट्रों के खिलाफ। अब चूंकि धुरी राष्ट्रों में तुर्की भी शामिल हो रहा था, और तुर्की खलीफा, खिलाफत, मुस्लिम जगत का मेन केंद्र। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। एक तरफ तो इन्होंने मुसलमानों के समर्थन लेने के लिए ये कहा था कि हम आपसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेंगे, और अब ये 1914 में वादे हुए और 1918 में ये स्थिति भी कि हम तुर्की के साथ में कड़ी संधि करने वाले हैं। तुर्की ही नहीं बल्कि सभी के साथ में। अब मुसलमानों ने कहा कि हमारे से आपने वादा खिलाफी करी,
क्योंकि हमने आपको इसलिए समर्थन किया था हमारे खलीफा के खिलाफ कि आप हमारी खिलाफत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन अब आप है वो कठिन संधि करने जा रहे हैं। तो इस आंदोलन के उद्देश्य जो मेन था वो यही था कि आप जो संधि करने वाले हैं वो संधि तुर्की के साथ में उदार होनी चाहिए, ऐसी कठोर शर्तों वाली संधि नहीं होनी चाहिए। यह संधि से पहले का एक दबाव था ब्रिटेन के ऊपर। हम इतना दबाव डालेंगे कि ब्रिटेन जो है वो जो संधि जैसा सोच के बैठा है वैसी संधि तुर्की के साथ ना हो। ब्रिटेन सोच के बैठा था पूरी खिलाफत को खत्म करना, और मुस्लिम जगत ये नहीं चाहता था, और इसीलिए इस आंदोलन का नाम खिलाफत आंदोलन पड़ा। बस खिलाफत को बचाने का उद्देश्य था। आगे देखिए, निर्णय लिया। यह एक प्रकार से मित्र राष्ट्रों की वादा खिलाफी थी। मित्र राष्ट्रों की वादा खिलाफी थी, ठीक है, जिसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन हुआ, ठीक है, आंदोलन हुआ। अब मुझे विश्वास है कि आपको खिलाफत आंदोलन का कारण समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको आराम से नोट कर लो। तो क्या बात थी, पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी आपको। अब एक चीज़ और बता दो, हालांकि बातें बाद में और आएगी। ये संधि होनी थी 1920 में हुई है, 10 अगस्त 1920 को, और मैं जो बातें कर रहा हूँ विद्यार्थी वे 18-19 की बातें हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि यह आंदोलन जो है, यह संधि जब की जाएगी, तुर्की से हस्ताक्षर की जाएंगी, उससे पहले ही आंदोलन शुरू हो गया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि संधि के बाद आंदोलन नहीं हुआ था, आंदोलन संधि से पहले हुआ था, दबाव देने के लिए, ताकि कड़ी संधि ना करें, ठीक है ना। तो संधि उदार हो उस हेतु आंदोलन पहले शुरू कर लिया गया था। आगे देखिए क्या हुआ। तो ये पृष्ठभूमि आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ उद्देश्य की। तो पृष्ठभूमि में आपको मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दी और मैंने कारण बता दिया, मेन कारण आपको बता दिया। अब अपन उद्देश्यों की बात करते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, अगर मैं एक ही शब्द में कहूं उद्देश्य, तो सीधा यही आता है कि ब्रिटेन सरकार, मित्र राष्ट्रों की जो कड़ी संधियां होनी थी उसके कोप भंजन का शिकार होने से खिलाफत को बचाना था, और इस हेतु संधि से पहले का एक दबाव था। यही उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। न तो कोई भारत की स्वतंत्रता उद्देश्य था, न कोई ब्रिटिश सरकार से कोई उनको विरोध था। विरोध सिर्फ इतना था कि संधि ठीक ठाक कर लो, आप हमारी खिलाफत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है। अब देखिए, मैं उद्देश्य बताता हूं क्या क्या उद्देश्य थे इनके। पहला उद्देश्य ये था कि जो मुसलमानों के पवित्र स्थान हैं, मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर, पवित्र स्थानों का मतलब ये है कि जैसे अल-अक्सा मस्जिद होगी बगदाद की, मेरे हिसाब से बगदाद में है, बगदाद मतलब इराक हो गया, फिलिस्तीन जेरूसलम का जो इलाका था ये हो गया, सीरिया के अंदर बहुत सारी मस्जिदें थी इनकी, ठीक है। इसके अलावा अरब क्षेत्र में भी इनकी कई सारी मस्जिदें थी। तो मैंने कहा ना, जज़ीरात उल अरब जो क्षेत्र था इसमें कई सारे धार्मिक स्थल से इनके, मक्का मदीना वगैरह सब अरब में है। तो जितने भी हमने नाम लिखे हैं उन सारे में कोई न कोई इनका मेन धार्मिक स्थान है। तो इनका ये था कि मुसलमानों के पवित्र स्थानों को खलीफा के अधीन रखा जाए, ठीक है, खलीफा के अधीन के नियंत्रण में ही रखा जाए, नियंत्रण में ही रखा जाए, क्योंकि ये स्थान पहले से खलीफा के नियंत्रण में ही थे। विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ये सारे स्थान खलीफा के नियंत्रण में ही थे, लेकिन अब मुसलमानों को डर ये था कि इस नई संधि से
अगर सभी को अलग अलग स्वतंत्र कर दिया या बांट दिए कि ये फ्रांस रखेगा, ये जरा वो दूसरा देश रखेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारे धार्मिक स्थल किसी अन्य देशों के अगर उनके नियंत्रण में चले गए तो फिर हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेंगी। तो जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक स्थल है वो खलीफा के नियंत्रण में रहेंगे। और इस पूरे खिलाफत में इनके धार्मिक स्थल हर स्थान पे थे, पहला। दूसरा उद्देश्य जो था वो था कि खलीफा के अधीन इतना भूभाग हो, खलीफा के अधीन इतना भूभाग हो कि भूभाग का मतलब हो गया खिलाफत, इतनी खिलाफत हो कि इस्लाम जगत की रक्षा कर सके। ठीक है, मतलब खिलाफत के साथ कोई छेड़छाड़ है वो नहीं होनी चाहिए, अगर मैं सीधी बात करूं तो। ठीक है, और जजीरात उल अरब पर मुसलमानों की संप्रभुता बनी रहे, मतलब ये हुआ कि किसी अन्य व्यक्ति के या किसी अन्य देश के अधीन ना करे, ये पूरा क्षेत्र मुसलमानों के पास में बना रहे। देखो ये तीनों जो बातें हैं, ये तीनों शॉर्ट में यही कह रही कि हमारी खिलाफत बची रहनी चाहिए, इसीलिए इस आंदोलन का नाम खिलाफत आंदोलन था। अब देखिए हुआ क्या, उक्त तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह आंदोलन विश्व युद्ध की समाप्ति तथा संधि से पूर्व एक दबाव के रूप में आरंभ किया गया ताकि तुर्की के साथ मित्र राष्ट्र उदारतापूर्वक व्यवहार करें। ठीक है, बात को आप समझ गए होंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा ज्ञान जब आधा अधूरा होता है तो परीक्षा में परीक्षक वही बात पकड़ता है जहां हम कमजोरी रखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करके आते हैं, ये करके आते हैं कि सेवरे की संधि जो हुई तुर्की के साथ 10 अगस्त 1920 को, उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ। कई ये याद करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये आंदोलन गति जरूर पकड़ता उसके बाद, लेकिन आंदोलन का अधिकांश भाग पहले ही हो गया था ताकि मित्र राष्ट्र उदारतापूर्वक व्यवहार करे तुर्की के साथ में। तो पहले ही सजग हो गए थे। जैसा मैंने बताया आपको, स्वदेशी बंगाल विभाजन से पहले स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। रोलेट एक्ट आने से पहले गांधी जी ने यूँ कहिए कि सत्याग्रह सभा बना दी थी, क्योंकि रोलेट एक्ट लागू हुआ उससे पूर्व ही आपको पता होगा कि मीटिंग में सत्याग्रह सभा बना दी थी। तो कोई भी ऐसा संभावित कानून आने वाला होता है या संधि आने वाली होती है तो उससे थोड़ा पहले से दबाव बनाया जाता है ताकि सरकार का क्या पता उस दबाव से मानस चेंज हो जाए।
इसलिए कभी भी जब परीक्षा में ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछे जाते हैं, खिलाफत आंदोलन, सैवरे की संधि, इस टाइप से, तो फिर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। ठीक है, ये उद्देश्य थे। तो इन उद्देश्यों के बाद में आप लिख लो उसको आराम से। कहाँ गया? देखो, प्राप्ति हो गई, पृष्ठभूमि होगी, उद्देश्य हो गए। अब हम बात करेंगे कि इस आंदोलन की प्रगति कैसे हुई, और फिर लास्ट में लिखेंगे आंदोलन समाप्त कैसे हुआ। तो कारण पता चल गए आपको और उद्देश्य पता चल गए। ठीक है, और अब बात करेंगे इसकी प्रगति का, कि भारत में ये आंदोलन किस प्रकार से प्रोग्रेस की। अब भारत में ही क्यों हुआ, इसके पीछे कारण ये था कि एक मोटी आबादी, मुस्लिम आबादी भारत में थी, और दूसरी बात, मित्र राष्ट्रों का अग्रणी नेता ब्रिटेन का शासन था भारत के अंदर। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने भारत में आंदोलन किया ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ताकि भारत में इन ब्रिटेन के ऊपर हम दबाव देंगे तो निश्चित रूप से यह दबाव का असर ब्रिटेन की गवर्नमेंट रानी पर पड़ेगा वहाँ पे यूरोप में, तो फिर ये उदार है वो नीतियाँ करेंगे। इस वजह से भारत में हुआ। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस आंदोलन के अंदर जितने भी लोग थे मोस्टली मुस्लिम धर्म गुरु थे। इसके अंदर जो भी लोग आए, मौलाना आज़ाद हो चाहे मौलाना, सारे ये मौलाना मौलवी थे ऑलमोस्ट। और ये ऐसे लोग थे जिन्होंने, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो तो बहुत बाद में जुड़े हैं। खिलाफत, खलीफा, ये सारा धार्मिक मैटर था, और उस धार्मिक मैटर पर क्रांति करने का जो दारोमदार था वो आपके उल्लेमा वर्ग, जो भी धार्मिक वर्ग होता है इनका, मौलवी वर्ग, उनके पास में था। तो इन्होंने पूरा पैन इस्लामिक, आप इसको ऐसे कह सकते हो, पैन इस्लामिक मूवमेंट स्टार्ट किया। और भारत के अंदर इन धर्म गुरुओं ने जब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया तो भारत में ये धर्म गुरु काफ़ी एक्टिव हो गए थे, जिसका परिणाम बाद में मोपला विद्रोह के रूप में भी देखने को मिला था। क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग थे उनको बाद में जुड़ना पड़ा, वो करे क्या, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे लोग थे जो खिलाफत को बचाना नहीं चाहते थे, मुस्लिम लोग भी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ऐसे दकियानुसी परंपरागत परंपराएं बनी रहे, सिस्टम में सुधार होना चाहिए। कई पढ़े लिखे लोग इसके आंदोलन के खिलाफ भी थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब गांधी जी जैसे लोग जुड़ गए, जब हिंदू सारे जुड़ने शुरू हो गए, मुसलमान सारे, तो फिर कुछ लोग न चाहते हुए भी उनको समर्थन करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता। क्योंकि भारत के अंदर 2 बार इसके खिलाफ फतवा जारी हो गया था। फतवा ये जारी किया गया था कि भाई भारत को दारुल हरब घोषित कर दिया था। दारुल हरब का मतलब होता है ऐसा स्थान जो गैर मुस्लिम सरकार हो, जहाँ पे ऐसा देश जिसमें गैर मुस्लिम सरकार हो और वो सरकारें मुसलमानों के हितों के विपरीत काम कर रही हो। तो दारुल हरब के बाद में 2 चीज़ें होती है, या तो जिहाद होगा, धर्म युद्ध होगा, और या फिर हजरत होती है, मतलब आप देश छोड़ के निकल जाओ। ऐसी घोषणाएं की गई। तो फिर ऐसे बताओ, कोई मुसलमान अगर, बुद्धिजीवी मुसलमान अगर ये चाहे कि नहीं हम तो एक प्रकार से खिलाफत को सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो उनको परेशानी होती। तो कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि धर्म गुरुओं ने काफ़ी कुछ इस आंदोलन के उद्देश्य तय कर रखे थे। तो धर्म गुरुओं के आंदोलन में जुड़ने से इससे आंदोलन के एक जो उद्देश्य थे वो काफ़ी भटक भी गए थे बाद में, लेकिन हमें परीक्षा की स्थिति से ध्यान रखना खिलाफत आंदोलन। अब हम इसकी प्रगति देखते हैं कि इसकी प्रोग्रेस कैसे हुई। प्रगति, ठीक है। अब इसकी प्रोग्रेस के बारे में हमें वो समझने वाले हैं कि इस आंदोलन ने भारत में प्रोग्रेस कैसे की। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ब्रिटेन वगैरह सब संधि करने वाले थे, तब भारत में इसके खिलाफ आपके काम होने शुरू हो गए। और सबसे पहले क्या हुआ, अब भारत के अंदर 19 मार्च 1919 को आंदोलन के संचालन हेतु मोहम्मद छोटानी की अध्यक्षता में
अध्यक्षता में बम्बई खिलाफत समिति की स्थापना की। स्थापना की गई। ठीक है, मतलब बम्बई खिलाफत समिति की स्थापना क्यों की गई? इसलिए कि इस पूरे आंदोलन को एक प्रकार से कोऑर्डिनेट कर सके, इस आंदोलन का नेतृत्व कर सके। तो 19 मार्च 1919 को आंदोलन के सफल संचालन हेतु मोहम्मद छोटानी की अध्यक्षता में बम्बई खिलाफत समिति, क्योंकि बम्बई में की थी इसलिए इसको बम्बई खिलाफत समिति की स्थापना की गई, जिसका नाम बदलकर आगे चलकर नवंबर 1919 में नाम परिवर्तित कर नवंबर 1919 में नाम परिवर्तित कर अखिल भारतीय खिलाफत समिति अखिल नहीं था, भारत की केंद्रीय खिलाफत समिति था। भारत की केंद्रीय खिलाफत समिति कर दिया गया। ठीक है, और इसकी एक शाखा दिल्ली में अली बंधुओं के नेतृत्व में अली बंधु कौन कौन थे, मैं लिख लेता हूँ। शौकत अली व मोहम्मद अली। नेतृत्व में कार्यशील थी। ठीक है, ये इस और आप यूं कह सकते हो कि पहला प्रयास था। और ये जो पहली बॉम्बे खिलाफत समिति, देखो विद्यार्थियों, ये बात मार्च की है। ठीक है, मार्च के अंदर ये सारा काम हो गया था। देखो मार्च 1919 की बात है, अभी तक आंदोलन शुरू नहीं हुआ है। अभी तक आंदोलन शुरू करने के लिए जनमत जुटाया जा रहा है। अब आगे क्या होगा, सितंबर के महीने में, एक 18 सितंबर को और दूसरा 21 सितंबर को, पहले बम्बई के अंदर, दूसरा लखनऊ के अंदर। यहाँ पर आपके, क्योंकि बम्बई और लखनऊ दोनों मुसलमानों के बड़े क्षेत्र थे उस समय, लखनऊ बड़ा क्षेत्र था, नवाबों का क्षेत्र था, तो यहाँ पर भी बड़ी मीटिंग्स बुलाई गई। हजारों लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। इनका मेन उद्देश्य था जनमत जुटाना, लोगों तक ये बात पहुँचाना कि हम ऐसा आंदोलन करने जा रहे हैं। और जनमत जुटेगा तभी ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, तभी वो खिलाफत के साथ में उदार शर्तें करेगा। तो अब देखो गांधी जी की एंट्री होती है यहाँ पे। 18 सितंबर 1919 को बम्बई के अंदर हजारों की भीड़ में गांधी जी ने संबोधन दिया और हिंदू मुस्लिम एकता की वहाँ पे बात कही। ठीक है, उसके बाद में 21 सितंबर में जब लखनऊ का सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर भी आपके कई सारे हिंदू नेताओं ने भाग लिया। इनका मेन उद्देश्य हिंदुओं का यहाँ पे अपना हित था। हित ये था कि अगर हम खिलाफत में सपोर्ट करेंगे तो ये हमें राष्ट्रीय आंदोलन में सपोर्ट करेंगे। इसलिए खिलाफत आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों के दोनों उद्देश्य एक था, ब्रिटिश सरकार का विरोध। ठीक है, लेकिन साधन अलग अलग थे। एक का उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन, लक्ष्य, एक का लक्ष्य दोनों के अलग थे।
एक का लक्ष्य राष्ट्रीय आंदोलन था, एक का लक्ष्य खिलाफत को बचाना था, लेकिन टारगेट लक्ष्य दोनों के अलग भले थे, लेकिन आप उसको ऐसे लक्ष्य नहीं, अपन ऐसे कहेंगे कि दोनों के उद्देश्य अलग थे, लक्ष्य एक ही था। उद्देश्य जो हिंदू उसको सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, उनका तो मेन जो उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय आंदोलन में इनका सपोर्ट लेना, और उनका उद्देश्य था कि खिलाफत बचाने के लिए इनका सपोर्ट लेना। लेकिन दोनों का अल्टीमेटली टारगेट ये था ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। इसलिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ साथ में चलते हैं, इसको अपन आगे और समझने वाले हैं। तो ये तो होगी पहली बात। अब दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे ठीक है, आप पॉइंट टू पॉइंट भी कर सकते हो, आप इसको है वो एक प्रकार से थोड़ा सा पैरा छोड़ के भी लिख सकते हो। 1919 को बम्बई में आयोजित सम्मेलन, इसी का कमेटी का सम्मेलन था, सम्मेलन में हजारों मुसलमानों को संबोधित किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई, एकता का आह्वान किया गया। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पे। अब 18 सितंबर 1919 की बात होगी। तिथियाँ थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण भी हैं, सारी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ देखिए। अब 19 सितंबर के बाद में 21 सितंबर लखनऊ। ठीक है, अब 21 सितंबर में 21 सितंबर 1919 को अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन आयोजित हुआ, खिलाफत सम्मेलन आयोजित हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता छोटानी ने, वो मुंबई वाला सेम ही था ये, छोटानी ने, तथा सचिव शौकत अली को बनाया गया। दुख नहीं आ जाता। शौकत अली को बनाया गया, तथा इसका मुख्यालय, इस सम्मेलन का मुख्यालय मुंबई में रखा गया। मुंबई में रखा, ठीक है, मुंबई में रखा। अब देखो, इसके आह्वान पर 21 सितंबर की बात है, इसके आह्वान पर आगे खिलाफत दिवस मनाया जाएगा 17 अक्टूबर के दिन, और फिर आगे दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। ठीक है, तो मुंबई में यहाँ मुख्यालय रख लिया, अध्यक्षता वगैरह हो गई। ठीक है, और इसके आह्वान पर इस सम्मेलन के आह्वान पर आप कह सकते हो, या निर्णयानुसार 17 अक्टूबर 1919, देखो अभी तक संधियां हुई नहीं है, संधियां 1920 में होगी, लेकिन पूर्व दबाव काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया जा रहा था, अभी जनमत जुटाया जा रहा था। को पहला
खिलाफत दिवस मनाया। कई किताबों ने अलग अलग तिथियां लिखी है, काट देना उसको, ठीक है। खिलाफत दिवस मनाया, ये बात हो गई आपके 21 सितंबर 1919 की। अब अगली डेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दिल्ली के अंदर 23 और 24 नवंबर 1919 को यहाँ पर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन होगा, 2 दिवसीय अधिवेशन। पहले दिन इसकी अध्यक्षता फजल उल हक ने की और दूसरे दिन इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया, मोतीलाल नेहरू ने भाग लिया, इसके अलावा भी कई सारे बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर भाग लिया था। और नवंबर की इस बैठक के अंदर पहली बार असहयोग आंदोलन के ऊपर विचार किया गया। हसरत मोहनी ने एक प्रस्ताव डाला कि अब हमें ब्रिटिशर्स का असहयोग करना चाहिए, लेकिन जब बहिष्कार की बात आई तो गांधी जी सहमत नहीं हुए। फिर आगे देखिए क्या होता है, फिर धीरे धीरे आंदोलन और प्रोग्रेस करता है, ठीक है। अब आते हैं अपन चौथे बिंदु के ऊपर। आप ऐसे बिंदु टाइप में भी लिख सकते हो, आप इसको पैरा छोड़ के भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। 23 व 24 नवंबर 1919। देखिए कुछ किताबों ने 22-23 नवंबर लिखा है, तो सरकारी आंकड़े 23 और 24 नवंबर कहते हैं, ठीक है। तो आप 23 और 24 नवंबर याद रखना, 22-23 कहीं मिलता है तो उसको काट देना, ठीक है। 23 और 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का दूसरा आयोजन हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का दूसरा आयोजन हुआ। पहले दिन इसकी अध्यक्षता फजल उल हक तथा दूसरे दिन अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, महात्मा गांधी ने की। इसमें नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। श्रद्धानंद भी साथ में थे, श्रद्धानंद ने भाग लिया, ठीक है। अब देखिए इसके परिणाम क्या निकले, इसके काफ़ी महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए थे विद्यार्थियों। इसमें क्या क्या परिणाम आए देखिए। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि पहली बार असहयोग के उस, आप कह सकते हो कि जो गांधी जी का हथियार था, इसका उपयोग लेने का निर्णय लिया गया, नॉन कोऑपरेशन जिसे आप कह सकते हो। दूसरा, इसमें खिलाफत का पूरा घोषणा पत्र आया। तीसरा, इन्होंने तय किया कि अब एक शिष्टमंडल भेजेंगे जो पहले भारत सचिव से, उसके बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बात करेंगी। और ये तीनों डिसीजन ठीक निकले। डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में पहला शिष्टमंडल गया मॉन्टेग्यू से मिलने, उसने कोई जवाब ठीक ठाक नहीं दिया। दूसरा शिष्टमंडल मोहम्मद अली बंधुओं में से मोहम्मद अली, उसके नेतृत्व में गया लॉयड जॉर्ज से मिलने के लिए। उसने तो उल्टे ये कह दिया कि खलीफा तुर्की के अलावा कहीं शासन नहीं कर सकता। आप मतलब आप जिस चीज़ की मांग करने जा रहे हो, खिलाफत वालों को बोला, वो मांग कभी हम पूरी करने वाले नहीं। और उसके खिलाफ
उस स्टेटमेंट के खिलाफ आगे दूसरा खिलाफत दिवस या राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया और उसके बाद मई में संधि का ड्राफ्ट आउट हो गया, प्रकाशित हो गया। आंदोलन तेज पकड़ता है और अगस्त 10 तारीख को संधि हो गई और इधर 1 अगस्त को उससे पहले असहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू कर दिया। बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो भाग लिया, इसमें निम्न निर्णय निकले। इसमें निर्णय कौन कौन से लिए आप लिख लो इसको, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब देखिए इसका पहला निर्णय देखिए, खिलाफत घोषणा पत्र लाया, मैनिफेस्टो जिसे आप कह सकते हो। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक आंदोलन शुरू नहीं हुआ है, अभी तक केवल जनमत जुटाया जा रहा है, ब्रिटिशर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी तक जनमत जुटाया जा रहा है, ब्रिटिशर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाने के बाद अपना एक शिष्टमंडल भेजेंगे ब्रिटिश अपनी बात रखने के लिए इस दबाव के साथ में। ठीक है, घोषणा पत्र लाया जिसमें गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव जो हजरत मोहनी द्वारा लाया गया था स्वीकार किया। द्वारा लाया गया था उसे स्वीकार किया, मगर बहिष्कार प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। बहिष्कार प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि उस समय बम्बई के अंदर जितने भी उद्योगपति थे बड़े बड़े, उन सारे उद्योगपतियों का व्यापार ब्रिटिश से होता था। अगर आप बहिष्कार करेंगे तो व्यापारी वर्ग सारा गांधी जी से नाराज़ हो जाता। तो गांधी जी ने नहीं चाहा कि भाई ऐसे वस्तुओं का बहिष्कार करें जो स्वदेशी आंदोलन में हुआ था, ऐसा गांधी जी वापस नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे कई सारा वर्ग नाराज़ हो जाता। अस्वीकृत कर दिया। एक तो इस सम्मेलन में ये डिसीजन हुआ। दूसरा, ब्रिटिश सरकार से वार्ता करने शिष्टमंडल भेजा जाएगा। एग्जैक्टली ये हुई बात यहाँ पे। अभी तक जो आपके मार्च 1919 से जो काम चल रहा था वो जनमत था। जनमत जुटाने के बाद में देखो क्या होता है ना, जब हम कोई किसान आंदोलन या कोई आंदोलन करना चाहें ना, तो सबसे पहले हम जनता को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे कि हमारी ये बात मान लो, अगर नहीं मानते हो तब हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तो सरकार तक पहुंचाने के लिए एक शिष्टमंडल 4 सदस्यीय 5 सदस्यीय भेजना पड़ता है। ठीक है, तो अब इन्होंने एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया कि अगर हमारी यह बात नहीं मानते हो तो हम आंदोलन करेंगे। अभी देखो ये शिष्टमंडल, ये अंतिम अवस्था है, उसके बाद आंदोलन शुरू ही होगा। ठीक है, शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया, ठीक है, निर्णय लिया। इसके अंतर्गत निम्न मंडल भेजे। ठीक है, अब देखिए पहला, अब सब ये लिख लो आप। अब 2 मंडल यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहला जो मंडल गया वो आपके जनवरी 1920 में गया, और जनवरी 1920 के अंदर 19 जनवरी 1920
अब देखो 1920 आ गया, को डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में शिष्टमंडल मॉन्टेग्यू से मिला, मगर संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। ठीक है, ये पहला शिष्टमंडल था जो डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में गया। अब आगे देखिए, नहीं मॉन्टेग्यू नहीं, सॉरी, पहला वायसराय इसके पास मिलेगा, सॉरी वायसराय, मॉन्टेग्यू से अभी जाएगा वायसराय से मिला, ठीक है। अब आता है दूसरा, ये पहला जब शिष्टमंडल गया तो उसको जब जवाब नहीं मिला तो दूसरा जो शिष्टमंडल था वो आपके मार्च में जाएगा, वो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में दूसरा शिष्टमंडल क्रमशः 2 मार्च व 10 मार्च 1920 को मॉन्टेग्यू व प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज से मिला। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज से इन्होंने ये बात रखी कि हम एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं हमारी मांगों का, उस प्रस्ताव को है वो केंद्रीय जो वहाँ की विधान परिषद वगैरह जो थी संसद में डाला जाए, वहाँ मतदान करवाया जाए। और लॉर्ड जॉर्ज ने है वो इस बात को सिरे से क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। ठीक है, अब मैं इस बात को आगे लिख रहा हूँ, आप लिख लो इसको। लॉर्ड जॉर्ज ने लॉर्ड जॉर्ज ने स्पष्ट शब्दों में कहा क्या कि खलीफा के अधीन केवल तुर्की क्षेत्र ही रहेगा। आप समझ गए होंगे, तुर्की के अलावा जितना भी जुज़रात उल अरब क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र इनसे ले लिया जाएगा। और अब आप समझ गए होंगे कि इस घोषणा ने, लॉर्ड जॉर्ज के इस स्टेटमेंट ने खिलाफत आंदोलन का जो जन दबाव था जो अभी बनाया था उसका कोई फ़ायदा इनको अभी तक नहीं मिला। और इन्होंने उल्टे क्या कह दिया कि हम जो है वो खलीफा के अधीन केवल तुर्की रखेंगे, बाकी सारा क्षेत्र जो है वो खलीफा से ले लिया जाएगा। स्पष्ट रूप से इन्होंने ये बात कह दी। और इस घोषणा जो ये घोषणा करी लॉर्ड जॉर्ज ने, इस घोषणा के विरुद्ध 19 मार्च 1920 को राष्ट्रीय शोक दिवस तथा दूसरा खिलाफत दिवस मनाया। अब आप ऐसे मैसेज मत करना सर
17 अक्टूबर, 19 मार्च और एक जगह लिखा है 31 मार्च। कौन सा मान है? मानना कौन सा है? सर ने बता दिया, फाइनल है। अब कौन सा मान है ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी। 31 मार्च को कुछ भी नहीं हुआ था। अगर कहीं लिखा है, लाल पेन रखिए पास में और उसको अच्छे से काट दीजिए। ऐसे वापस पुनः मेरे से कन्फर्म मत करना कि सर क्या माने है। मुझे इस मैसेज से बड़ी चिढ़ होती है। सर इसमें ये लिखा है, इसका अब क्या करें? जब मैं जो चीज़ें बहुत क्लियर कर लेता हूँ ना, उसका वापस कंफर्म ना किया करो। हम कंफर्म करके बताते हैं, ठीक है। आप अपने लिए सोचते हो, मैं आप सभी के लिए सोचता हूँ। मेरे तो ऊपर आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। तो खिलाफत दिवस के रूप में मनाया। ये बात है 19 मार्च 1920 की, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ब्रिटिश सरकार के ऊपर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। इस जन दबाव का एक मिनट, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 10 मई 1920 को तुर्की के साथ की जाने वाली सेवरे की संधि का क्या कह सकते हैं उसको, सेवरे की संधि का पूरा जो विवरण है, ड्राफ्ट सार्वजनिक हुआ। और उस ड्राफ्ट में सार्वजनिक हुआ जिसमें ये कहा गया था कि मतलब जो लॉर्ड जॉर्ज ने घोषणा की थी, ड्राफ्ट बिल्कुल उसी अनुरूप था, ठीक है। अभी तक संधि की नहीं, अभी तक केवल और केवल क्या हुआ है, अभी तक ड्राफ्ट आया एक प्रकार से, ठीक है। ये बात है आपके 10 मई की। 10 मई 1920 को ड्राफ्ट सार्वजनिक हुआ। अब ये ड्राफ्ट सार्वजनिक होते ही अब आएगा जून 1920 को इलाहाबाद में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। क्या किया गया? सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसका मतलब क्या था? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जितनी भी पार्टियां थी उस समय, उन सारों को एक मंच पे बुलाया गया। उद्देश्य साफ था कि सब मिलकर इस प्रस्ताव के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। तो इलाहाबाद में सर्वदलीय बैठक होती है जून 1920 में। एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार भी थी। 2-3 तारीख को भी थी, एक 9 तारीख को फिर भी बुलाई गई, ठीक है। इस बैठक में ये 9 जून कर लो आप, ठीक है। वैसे 1, 2, 3 तारीख को भी थी, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो 9 तारीख को जो मैन हुई थी उसको बैठक हुई। बैठक में असहयोग कार्यक्रम तय किया गया। समझ गए होंगे आप कि अब सारे दल जो है भारत के, उन्होंने तय किया कि अब हम ब्रिटिश सरकार का दबाव देना था उतना तो दे दिया, लेकिन उससे माने ही नहीं ब्रिटिश सरकार, और उन्होंने जो ड्राफ्ट भी जारी कर दिया। अब अगर और काम थोड़ा और अग्रेसिव हो गया, फिर इफेक्टिव काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये संधि लागू हो जाएगी। एक बार संधि होगी फिर कुछ नहीं हो सकता। अब इन्होंने असहयोग कार्यक्रम तय किया। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो जब हम असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे उसमें आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। अब असहयोग कार्यक्रम के अंदर क्या क्या तय किया, ये देखिए, मैं अलग स्लाइड पे आ रहा हूँ। पहला कार्यक्रम, जो भी ब्रिटिश सरकार ने खिताब दिए हैं, खिताब केसर हिंद वगैरह, खिताबों का त्याग, ठीक है।
और जो भी आपके सिविल सेवा वगैरह है, सिविल सेवा, पुलिस सेवा से इस्तीफा देना। और सबसे बड़ी बात, कर ना अदायगी, मतलब टैक्स नहीं देना। ये असहयोग कार्यक्रम तय किया गांधी जी ने सभी सर्वदलीय बैठक में, और अब असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो गई थी। ठीक है, ये बात हुई और इधर सर्वदलीय बैठक में ये हो गया। और इसके साथ साथ में आगे जून 1920 में फतवे जारी किए गए तथा भारत को दारुल हर्ब का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब गैर मुस्लिम सरकार हो किसी देश में और वो सरकार मुसलमानों के हितों के विपरीत काम करती है तो उस स्थान को ये लोग दारुल हर्ब घोषित करते हैं। और दारुल हर्ब होने के बाद में दो चीज़ें होती है, या तो आप हजरत कर लो, यहाँ से निकल के अरब चले जाओ, या फिर जिहाद कर लो, मतलब धर्म युद्ध कर लो। ठीक है, दारुल हर्ब घोषित किया अर्थात जिहाद, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ धर्म युद्ध कर लो, अथवा जिहाद या हजरत होता है, हिजरत होता है, ऐसा कुछ है। हजरत अर्थात पलायन कर लो अरब की तरफ, या हजरत कर लो। ये फतवा जारी किया मुसलमानों को। अंत में फतवा एक टाइप से आदेश ही है। ठीक है, तो दारुल हर्ब का मतलब अगर आपको समझना हो तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। गैर मुस्लिम, चूँकि ब्रिटिश सरकार थी उस समय तो गैर मुस्लिम ही थी, गैर मुस्लिम सरकार वाला देश जो मुस्लिम हितों के खिलाफ काम कर रहा हो, हितों के खिलाफ कार्य कर रहा हो। देखो भाई, मैंने किताब में यही पढ़ा है, मुस्लिम भाई नाराज मत होना कि सर आपने ऐसे कैसे कह दिया। ठीक है, तो उस समय भारत के अंदर गैर मुस्लिम सरकार ही थी, ब्रिटिश सरकार काम कर रही थी, वो मुस्लिम सरकार नहीं थी। प्लस मुस्लिम हितों के खिलाफ, इसका मतलब क्या था, मुस्लिम हित खिलाफत को बचाना चाह रहे थे और वो मुस्लिम हित के खिलाफ काम कर रही थी। इसलिए उन्होंने भारत के अंदर उसको दारुल हर्ब घोषित करके कहा कि या तो मुसलमान जो है ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ ले या यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये एक प्रकार से एक अल्टीमेट वार्निंग होती है। ठीक है, तो ये जून के अंदर की बात है ये। ठीक है, जून 1920 की बात है। लेकिन इस दारुल हर्ब घोषित करने के बाद भी ब्रिटिशर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन का ब्रिटिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 10 अगस्त 1920 को सेवरी की संधि लागू हो गई। और थ्रेस जैसे जो क्षेत्र थे, थ्रेस वगैरह, ये सारे के सारे क्षेत्र खलीफा से छीन लिए गए और खिलाफत का मोटा भाग निकल गया यहाँ से। तो ये सारी की सारी बातें थी विद्यार्थियों इस आंदोलन की प्रोग्रेस में। ठीक है, अब क्या हुआ, अगस्त को जैसे ये हुआ
इससे 9 दिन पहले 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, अब आगे की कहानी असहयोग आंदोलन में आएगी, जब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ में चलेंगे। और अगस्त के बाद में इस आंदोलन में क्या प्रोग्रेस हुई, इसको हम वो उसमें देखेंगे। खिलाफत आंदोलन के साथ में असहयोग आंदोलन देखेंगे। ठीक है, और ये होगी इसकी प्रगति। अब हम देखेंगे इस आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई। ठीक है, समाप्ति समाप्ति ठीक है, समाप्ति में हमें क्या ध्यान रखना है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा अत्तातुर्क ने, ये उसकी उपाधि थी, ने नवंबर 1922 में नवंबर 1922 में तुर्की के शासक व खलीफा मोहम्मद सिक्स को हटाकर तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कर दी। गणतंत्र की स्थापना कर दी। ठीक है, स्थापना कर दी तथा अब्दुल मजिद द्वितीय को नाम मात्र का खलीफा नियुक्त किया। खलीफा बनाकर सारी शक्तियां ले ली। सारी शक्तियां अपने पास रख ली। अपने पास रख ली। ठीक है, इस प्रकार फिर एक पूरक संधि और भी हुई थी, तुर्की ने की थी, वो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में बता रखी है। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ। एक भारत से शिष्टमंडल मुस्तफ़ा कमाल पाशा से मिलने भी आया था, उसने बड़ा अपमान किया इन लोगों का, भारतीयों का। खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ये था हमारा खिलाफत आंदोलन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेरी किसी भी बात को ऐसे दिल पे मत लेना, अपने आप से मत जोड़ना। ये एक्चुअल में वो सिनेरियो था उस समय का जो मैंने आपके सामने पूरा बताया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। कल के लेक्चर में हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे।